आसिम और आप देख रहे हैं डॉक्टर आसिम लेक्चर्स, मेरा यूट्यूब चैनल यूट्यूब के ऊपर। उम्मीद है आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, अच्छे होंगे, तगड़े होंगे, ज़बरदस्त इन्जॉय कर रहे होंगे लाइफ को, और सारे काम आपके बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे चल रहे होंगे। अच्छा, आज मैं आपसे बात करूँगा क्रोमोसोम एंड डीएनए वाले चैप्टर के तकरीबन सारे जो मेन टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आज जो हमने बात करनी है बैठ के, वो बात करनी है उन एमसीक्यूज़ की जो कि पास्ट पेपर्स के अंदर आ चुके हुए हैं। तो कुछ हम रैंडम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और कुछ हम वो एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो कि पास्ट पेपर में इस चैप्टर के ऊपर आ चुके हुए हैं। तो आइए टाइम क्यों ज़ाया करें, शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यू इस चैप्टर के अंदर आ चुके हुए हैं। ओके, तो जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि क्रोमोसोम एंड डीएनए वाले चैप्टर में हमारे पास जो पास्ट पेपर हैं कुछ सवालात उसमें भी आए हैं, और कुछ जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं वो रैंडम एमसीक्यूज़ मैंने सेलेक्ट किए हैं ताकि मैं आप लोगों को वो सॉल्व करवाऊँ। तो हम उनको देख लेते हैं एक एक करके। तो आइए हम उसको देखते हैं कि कौन कौन से एमसीक्यू हमारे सामने मौजूद हैं। उम्मीद है आज आपको मेरा चेहरा साफ नज़र आ रहा होगा। आज मैंने आप लोगों के लिए एक नई लाइट लगाई है ताकि आपको मेरा चेहरा जो है वो ज़्यादा काला, ज़्यादा डार्क नज़र ना आए। एक दो बच्चों ने मुझे शिकायत की, उन्होंने कहा सर वो आप जो वेब कैम वाले लेक्चर करते हैं उसमें आपका एक तरफ का चेहरा जो है वो साफ़ नज़र आता है और एक तरफ जो है थोड़ा डार्क हो रहा होता है। तो होपफुली आज मामला को बेहतर होंगे। मैंने एक नई लाइट आप लोगों के लिए लगाई है। चलिए, तो बाकी मुझे आप लोग जानते हैं, मुझे अपना तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आप लोगों को ऑलरेडी मालूम हो चुका हुआ है। तो ये क्रोमोसोम एंड डीएनए में एक डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर चूज़ की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारा क्रोमोसोम है और आप देख रहे हैं इट इज़ एन ऑर्गेनाइज क्रोमेटिन। फिर यहाँ से क्रोमेटिन फाइबर को निकाला गया है और इस क्रोमेटिन फाइबर को निकाल के इसको जब अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इमेज इसका देखा गया है तो इसमें हमें हिस्टोन भी नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर रैप्ड हमें डीएनए भी नज़र आ रहा है। और आपको मैंने बताया था जो दो हिस्टोन प्रोटीन के बीच में डीएनए लिंक्ड होता है उसको हम लिंकर डीएनए बोलते हैं। तो ये खैर डायग्राम ऐसी बीच में ज़मीन मैंने लगा ली ताकि वो कुछ चीज़ हमारी रिव्यू हो जाए। तो जनाब ये आ गया हमारा पहला एमसीक्यूज़ और आप देख रहे हैं कि अच्छा ये रैंडम एमसीक्यूज़ है, याद रहे दीज आर रैंडम एमसीक्यूज़। ऑलराइट, ऑलराइट, तो ये पहला एमसीक्यू हमारे सामने आ चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये पहला एमसीक्यू है वाइल रीडिंग योर बुक ऑफ जेनेटिक्स यू स्टडीड द नेम ऑफ द पर्सन हु डिस्कवर्ड क्रोमोसोम। अब आपने कुछ भी नहीं करना है, अपनी किताब में क्रोमोसोम में डीएनए का पहला पेज खोलना है, उसमें इसका जवाब लिखा हुआ है और वो आपको पता है क्या है। एंड द नेम वॉज, ऑप्शन आर ए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी कुनार्ड श्वार्ट्स, सी वाल्टर फ्लेमिंग, डी रूडोल्फ विरशॉ या ई रॉबर्ट हुक। यू नो द आंसर है ना, मैं खामखा मैं आपके साथ शुगर लगा रहा हूँ। खैर, ऑलराइट, दूसरा सवाल हमारे पास जो मौजूद है वो ये है, ये एक और डायग्राम आ जाएगी क्रोमोसोम की आपके सामने। खैर ये तो आपको पता ही है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन बिकम्स रेप्लिकेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल साइकिल क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ। अब देखें सेल साइकिल की बात हो रही है, तो अगर आप लोगों ने मेरी सेल साइकिल वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो वो भी जाइए ज़रूर देखिए। मेरे चैनल के ऊपर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसकी, और उसके साथ ही साथ आप इसको यहाँ भी लिंक कर सकते हैं। तो जब रेप्लिकेट होते हैं क्रोमोसोम सेल साइकिल के दौरान तो वो किस चीज़ के बने होते हैं? ए क्रोमेटिन नेटवर्क, बी क्रोमोनिमा, सी क्रोमोमर्स, डी क्रोमेटिड या ई सेंट्रोमियर्स। जवाब आपको मालूम है, मेरे ख्याल है आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप माशाल्लाह बड़े होशियार हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आ चुका है जनाब, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है कि वाइल स्टडिंग अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ क्रोमोसोम यू केम अक्रॉस द फैक्ट दैट मोस्ट अबंडेंट अमंग द ऑल ऑफ द प्रोटीन ऑफ क्रोमोसोम इज़। तो जो क्रोमोसोम में हमें प्रोटीन मिलती हैं उनमें सबसे ज़्यादा अबंडेंट कौन सी होती है वो आपको मालूम है, मुझे ज़्यादा उसको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उसका बहुत आसानी से जवाब दे सकते हैं। ऑलराइट, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, क्रोमोटिड्स इनसाइड योर सेल विच आर मेंबर ऑफ सेम क्रोमोसोम्स आर टर्म्ड एज। वो क्रोमेटिड जो एक ही क्रोमोसोम बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ए होमोलोगस क्रोमेटिड्स, बी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, सी नॉन होमोलोगस क्रोमेटिड्स, डी सिस्टर क्रोमेटिड या ई आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स। आपको जवाब इसका पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। ऑलराइट, तो ये एक और सवाल हमारे पास आ चुका है जनाब। यू लर्न इन योर बायोकेमिस्ट्री क्लास दैट द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एडेनिन एंड गुआनिन आर। एडेनिन और गुआनिन के बीच में बॉन्ड जो हैं वो कितने होते हैं? ऑलराइट, A2, B3, C4, D5 या E6। आपको मालूम है ना कितने होते हैं? वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए वाला लेक्चर पढ़ा है आप लोगों ने भाई, और बहुत अच्छे पढ़ा है, ज़बरदस्त। व्यूज़ थोड़े कम हैं, मुझे उम्मीद है इसके बाद उसके व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे। Okay, then we have question number 6. The semi-conservative nature of replication of DNA was tested by Matthew Michelson and A. James Watson, B. Frederick Crick, Francis Crick, C. Frederick Sanger, D. Frederick Griff या E. Frank Stell।
हमने रेप्लिकेशन और डीएनए के ऊपर पूरा एक अलग से टॉपिक किया है और मैंने उसमें आपको समझाया था कि किस तरीके से दो साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रूव किया प्रिडिक्शन ऑफ वर्ड सिंक्रिक मॉडल ऑफ डीएनए को कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है सेमी कंजर्वेटिव होती है। तो आप ये कर लेंगे बड़े आराम से, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। और राइट, उसके बाद सवाल हमारे पास आ गया जनाब, एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म फॉर द टेस्टिंग वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाज। अच्छा, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि मैं वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस पे भी लेक्चर करूँ, तो मैं सीरियसली उसको कंसीडर कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह जल्द मैं उसके ऊपर एक लेक्चर करूँगा, आप बेफिक्र रहिए। तो हम उसको कर लेंगे इंशाल्लाह। तो इसके ऑप्शंस ए ईस्ट, बी राइजोपस, सी न्यूरोस्पोरा, डी कैंडिडा एल्बिकेंस या सी एग्रीकेस कम्पेस्ट्रिस। तो ये आपको जवाब पता है, आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा किताब में से। मैंने इसके ऊपर लेक्चर अब तक नहीं किया, तो मैं जल्द इसके ऊपर लेक्चर करूँगा इंशाल्लाह। और राइट, उसके बाद हमारा सवाल आ गया, ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए आर फॉर्म्ड फ्रॉम। जितने भी आरएनए होते हैं, आपको पता है आरएनए की 3 टाइप होती हैं, वो किससे बने होते हैं? ए आरएनए से, बी मैसेंजर आरएनए से, सी डीएनए से, डी ट्रांसफर आरएनए से या ई राइबोसोमल आरएनए से। आसान जवाब है इसका, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जवाब आपको मिल जाएगा इसका। राइट, नाउ एक और क्वेश्चन, आवर जीन्स कंटेन कोड फॉर डैश अमाइनो एसिड। इसके ऊपर तो मैंने आपके साथ जीन पे पूरी क्लास की है और मैंने आपको बताया था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कितने अमाइनो एसिड को कोड करने वाली जीन होती हैं। तो ए इज़ 10, बी इज़ 15, सी इज़ 20, डी इज़ 25 या ई 30। तो वो आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से कर सकते हो। तो ये जनाब अली आपका गालिबन लास्ट रैंडम एमसीक्यू है। अ टाइप ऑफ म्यूटेशन इन विच अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम एडेड टू अ नॉर्मल क्रोमोसोम इज कॉल्ड। आपको याद है हमने म्यूटेशन के ऊपर एक लेक्चर किया है पूरा, और वो जो पूरा लेक्चर है उसके अंदर आपने देखा था कि किस तरीके से जब एक क्रोमोसोम के ऊपर अंदर कोई सेगमेंट उसका टूटता है तो दूसरे क्रोमोसोम में जाके ऐड हो जाता है, और मैंने आपको उसका नाम ही बताया था क्या था। तो ए वॉज डिलीशन, बी वॉज एडिशन, सी इन्वर्जन, डी पॉइंट म्यूटेशन या ई ट्रांसलोकेशन। वो आपको मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप देख लीजिए। और राइट, एक और सवाल हमारे पास आ चुका है, और सवाल है, इन अ पब्लिक स्पीकर इन अ सेमिनार was telling you to avoid to go places where nuclear radiation are found as they may lead to cancer, right? यानी पब्लिक स्पीकर है, वो आपको समझा रहा है, आपको एजुकेट कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है कि जिस जगह रेडिएशन होती है वहाँ पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो कैंसर कॉज कर सकती है। ही यूज अ पर्टिकुलर टर्म फॉर द कैंसर कॉजिंग एजेंट, इट वॉज, उसने एक टर्म इस्तेमाल की थी, वो टर्म क्या थी? ए पॉल्यूटेंट्स, बी टेरेटोजेंस, सी म्यूटेजेंस, डी इंफ्रा रेड रेडिएशन या ई ऑल ऑफ द अबव। इसका जवाब आपको पता है ना? हाँ, मुझे मालूम है आपको पता है, सही आ रहा है, अच्छे जा रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए। तो जनाब अली, ये हमारे मुकम्मल हुए रैंडम एमसीक्यूज़। आपको पता है हमारी जो प्रैक्टिस है वो ये है कि आज आप लोग इस लेक्चर को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, और एक दिन बाद मैं इसके जो जवाब होते हैं वो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में रख देता हूँ। इस बार मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज करने की सोचा है क्योंकि व्यूज़ कोई बच्चे जल्दी कर लेते हैं, कोई लेट करते हैं। तो इस बार मैं 2 काम करूँगा। पहला काम मैं ये करूँगा कि इसका जो की है मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में 1 दिन के बजाय 2 दिन बाद डालूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सॉल्व कर लें। और नंबर 2, मैं इसकी जो की है वो जो मेरा फेसबुक पेज है जिसको आप बड़ा पसंद कर रहे हैं उसके ऊपर भी लगा दूँगा ताकि आप वहाँ से भी उसको जब दिल चाहे आपका आप देख सकें, ठीक है? मगर वो होगा 2 दिन के बाद, ठीक है, 48 आवर्स के बाद। तो पहले मैं 24 आवर की बात करता था, अब मैं उसको 48 आवर्स के बाद करूँगा, ठीक? अच्छा, पास पेपर को लेके बात नहीं में रखिए, आप बच्चे ना घबराते बहुत हैं। एंट्री टेस्ट हमेशा बहुत आसान होते हैं, बहुत इजी होते हैं, आप खामा घबरा के अपना काम ख़राब कर लेते हो। अभी देखिएगा कितने आसान आसान सवाल आने वाले हैं इसके अंदर, देखते जाइए। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आ गया, देखिए पहला क्वेश्चन ईयर 1999 से है। डीएनए एंड हिस्टोन टुगेदर फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड। अब डीएनए और हिस्टोन मिलकर क्या बनाते हैं? मम्मी की बिरयानी तो बना नहीं सकते, तो वो ऑब्वियसली क्या बनाएंगे? ए न्यूक्लियोसोम, बी न्यूक्लियोलस, सी सेंट्रोमियर या डी नन ऑफ दीज। इसके जवाब आपको मालूम है, आपने बताना है, ठीक है ना? याद रहे, जब भी डीएनए और हिस्टोन आपस मिलते हैं वो क्या बनाते हैं? वो डैश बनाते हैं, मम्मी की बिरयानी नहीं बनाते, राइट? चलें आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 2 टर्न्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स नंबरिंग। अब देखें 2 टर्न्स की बात हो रही है, राइट? क्वेश्चन है 1999 का। अच्छा, अब याद कीजिए, मैंने पहले भी बात डिस्कस की आप लोगों से कि पुराने ज़माने में क्या होता था। पुराने ज़माने में मेरी मुराद को 500-1000 साल पहले की बात नहीं, यानी जब ये एंट्री टेस्ट शुरू हुए थे तो उस वक्त एंट्री टेस्ट की कॉपी ना बच्चों को मिलती नहीं थी। जैसे आप लोगों को तो आप एंट्री टेस्ट देते हो कॉपी मिल जाती,
तो उस वक्त लोग बच्चे क्या करते थे, घर आते थे, वापस आते थे, याद करते थे और याददाश्त के मुताबिक जो है सवाल लिख लिया करते थे। अब इस सवाल की जब मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, मुझे देखते पता लग रहा है ये ऑप्शन गलत है। फिर भी आप इसको वर्किंग कीजिएगा, मैं इसके जवाब आपको डिटेल दूंगा जब इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं इसके जवाब अपलोड करूँगा। तो 2 टर्न्स हैं डीएनए की, याद रहे 1 टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड होते थे वो आपको पता है, तो 2 टर्न में उसके डबल हो जाएंगे। तो ए 400, बी 300, सी 200 या डी 100। ऑप्शन मैं भी तो बता देता हूँ, ऑप्शन गलत हैं, आप थोड़ा वर्किंग कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा क्यों गलत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने बताया भी था जब मैं आपसे क्रोमोसोम मेड ईजी वाले लेक्चर में मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने वहाँ जिक्र भी किया था। तो ए इज क्लोनिंग, बी इज कैरियोटाइपिंग, सी टर्मिनलाइजेशन या डी नन ऑफ दिस, जवाब आपको मालूम है। ओके, न्यूरोस्पोरा इज अ फंगस विच इज यूज टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ, बहुत ज़बरदस्त है। ए रिप्रोडक्शन, बी लोकोमोशन, सी इनहेरिटेंस या डी नन ऑफ दिस। आपको पता है ये जेनेटिक वाला चैप्टर है, तो आपको पता है इसका जवाब क्या होगा, हिंट मैंने दे दिया है, अब आगे आप समझदार हैं। ये 2002 का क्वेश्चन है। और 2002 में एक और क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम इन ह्यूमन आर, बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, बच्चे इतनी गड़बड़ करते हैं इसको करते हुए, वो सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम सोचते हैं, ऑटोसोम सोचते ही नहीं। ऑटोसोम पूछ रहे हैं, क्रोमोसोम नहीं पूछ रहे। तो द टोटल नंबर ऑफ ऑटोसोम इन ह्यूमन आर ए 44, बी 46, सी 22 या डी 23, जवाब आपको मालूम है। Alright, the main structure inside the nucleus composed of DNA and proteins and visible distinctly during cell divisions are, ये वही मम्मी की बिरयानी वाला सवाल आ गया वापस। तो आपको पता है ना इसका जवाब क्या होगा, आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है यार, कितना आसान होता है एंटीडेस, खामा आप लोग टेंशन लेते हो। 2003 का सवाल है, ए क्रोमोसोम्स, बी क्रोमेटिड, सी क्रोमेटिड, डी न्यूक्लियोलस। याद रहे, फिर बता रहा हूँ, जब डीएनए हिस्टोन के साथ मिलता है तो मम्मी की बिरयानी नहीं बनाता, वो कुछ और बनाता है। पता है ना क्या बनाता है, सही जवाब दीजिएगा। राइट, ओके, क्वेश्चन नंबर हमारे 7, ये 2003 का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एडिन एंड थायमिन आर। यार देखो ना, ये एंटीडेस का सवाल है, कहाँ आप इतना परेशान होते हो यार। A1, B2, C3, D नन ऑफ दीज। ऐसे ही है जैसे मैं आपसे आपके नाम पूछ लूँ, इतना आसान सवाल है। ओके, एंटीडेस 2004, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन मैन आर। अब देखें ये ऑटोसोम और क्रोमोसोम में जो है कन्फ्यूजन बच्चे खा जाते हैं, फिर गड़बड़ करते हैं। यहाँ क्रोमोसोम पूछ रहे हैं, वहाँ ऑटोसोम पूछ रहे थे, ध्यान से सवाल किया करें। A44, B48, C46, D23। ऑलराइट जी, तो अब हम चलते हैं आगे। तो आपने ये क्रोमोसोम और ऑटोसोम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं कौन सा है हमारा। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 9, द मेन स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन एंड विजिबल डिस्टिंक्टली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। यार ये देखो ना यार, क्या है यार, ये एंटीडेस्ट है, अल्लाह की शान है। और बच्चे बिल्कुल तैयार होते हैं, अच्छी ज़बरदस्त पढ़ाई करके आए होते हैं, सिर्फ गड़बड़ कहाँ करते हैं, मार कहाँ खाते हैं, सिर्फ वो एग्ज़ाम प्रेशर में, एंटीडेस्ट प्रेशर में बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे यार, हमारे साथ पढ़ते थे, हमसे ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले थे, बट सिर्फ एक गड़बड़ उन्होंने की एंटीडेस्ट में, एक गड़बड़ सिर्फ, वो एग्ज़ाम प्रेशर में आ गए और उन बेचारों का काम ख़राब हो गया। हमसे अच्छे पढ़ने वाले थे, हमसे अच्छी मेहनत करने वाले थे, अल्लाह की शान है यार। देखो सवाल देखो ना, कितने आसान सवाल हैं यार। तो आप लोग एग्ज़ाम प्रेशर में नहीं आइएगा, एंटीडेस्ट बहुत आसान होता है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप खुदा ताला की ज़ात पे भरोसा रखें, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता, आपको आपकी सीट मिल जाएगी। अगर आप बहुत तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, उसके बाद भी आपको आपकी सीट नहीं मिलती, तो आप समझ जाएं कि खुदा ताला ने आपके लिए उससे बेहतर किसी चीज़ में कोई भलाई सोची हुई है, और खुदा ताला की रज़ा में राज़ी हो जाया करें। मैं कुछ स्टूडेंट को मैंने देखा है, अल्लाह माफ़ करे, 2-2 3-3 अटैम्प्ट करते हैं, बहुत डिसाइड हो जाते हैं। एक लड़की मैंने देखी थी, 4 अटैम्प्ट उसने दिए इम्प्रूव करके, 2 वैसे दिए, 2 इम्प्रूव करके दिए, 4 अटैम्प्ट में उसका एडमिशन नहीं हुआ। देन आखिर में शी अटेम्प्टेड ए सुसाइड, लकीली वो कामयाब नहीं हुई, बट बिल्कुल बेचारी ऐसी हो गई थी बिल्कुल जैसे दुनिया की हर चीज़ से उसका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया। तो यार कभी इसको ज़िंदगी मौत का मसला ना बनाया करें, मेहरबानी किया करें प्लीज़। ये टेस्ट है, कोई बात नहीं है, मैं हमेशा बच्चों को समझाता हूँ, देखें मेरी बात सुन, 10,000 बच्चे टेस्ट में बैठते हैं सिंध में, या इससे ज़्यादा ही बैठते होंगे मेरे ख्याल है। टोटल जो सीटें हैं मेरे ख्याल है कोई सब मिला जुला के 3,000 सीटें हैं। अगर 1 लाख बच्चे एंट्री में बैठे हुए हैं जो पूरे सिंध के सेंटर में, या पूरे पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें 1 लाख बच्चे बैठते होंगे, 10,000 के करीब सीटें हैं मेडिकल की शायद। तो ये बात अंडरस्टूड है कि 90,000 का दाखिला नहीं होना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि बस खुदा ताला ने आपके लिए किसी और चीज़ में बहुत अच्छी चीज़ कोई आपके लिए सोची हुई है, तो इसलिए अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाएगा ना, डिसाइड ना हुआ करें।
सही है, चलें आगे चलते हैं। और राइट, तो अब हम बात कर रहे हैं, ये एक बहुत ज़बरदस्त सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 है 2007 का एंट्री टेस्ट, और जब आप एंट्री टेस्ट सॉल्व करने लगेंगे तो 2007 का जो एंट्री टेस्ट आया था, इट वॉज द मोस्ट टेक्निकल वन। दोबारा से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इट वॉज द मोस्ट टेक्निकल वन, डिफ़िकल्ट वन नहीं। उसमें उन्होंने टेक्निकल सवाल डाले थे और बच्चे बड़े इसमें परेशान हो गए थे, और बहुत उस साल जो है वो मेरिट रेट जो है वो ड्रॉप हुआ था। अगर 2007 का आपको पेपर कहीं से मिलता है, ज़रूर लेके सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा पेपर है, बहुत टेक्निकल पेपर है, बहुत इन्जॉय करेंगे आप। तो विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेसिस आर फाउंड इन डीएनए? 1 इज थायमिन, 2 इज साइटोसिन, 3 इज यूरेसिल। तो डीएनए में आपको पता है ना क्या नहीं होता है, वो आपको मालूम है। तो A1 ओनली, B2 ओनली, C1 and 2 ओनली, D1 and 3 ओनली, E1, 2 and 3, राइट। चलिए आगे चलते हैं, जवाब आपको मालूम। ओके, तो एंट्री टेस्ट 2009 का है। द क्रोमोसोम नंबर वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज एंड रेंजेस फ्रॉम सिंगल टू हंड्रेड्स ऑफ पेयर्स। और नाइट्रोजनस बेसिस पेयर की बात हो रही है ऑब्वियस। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डू ह्यूमन बीइंग हैव फ्रॉम लिस्ट गिवन बिलो? देखो कितना आसान सवाल है, बिल्कुल आपको घुमाया, पता नहीं कहाँ की बात की, आखिर में आपसे पूछा क्या ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर। देखो ना यार, ये एंट्री टेस्ट है यार। A 2 क्रोमोसोम सिंगल पेयर, B 8 क्रोमोसोम 4 पेयर्स, C 46 क्रोमोसोम 23 पेयर्स, D 26 क्रोमोसोम 13 पेयर्स, E 1000 क्रोमोसोम 500 पेयर्स। देखो यार, ये एंट्री टेस्ट है यार, अल्लाह की कसम। ऑलराइट, 12 द क्रोमोसोम नंबर इन ह्यूमंस। देखो ये देखो सवाल देखें, ये एंट्री टेस्ट के सवाल है। ये देखिए 2011 का ओरिजिनल पेपर का क्वेश्चन है। अगर 2011 का पेपर आपको मिल जाए, आप देखिएगा सवाल आपको वहाँ मिल जाए। ओके, A 3 पेयर्स, B 13 पेयर्स, C 23 पेयर्स, D 33 पेयर्स, E 43 पेयर्स। जवाब आपको पता है ना, बताने की ज़रूरत नहीं। ऑलराइट, 13 इन मेच्योर सेल ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 थिन थ्रेड्स। 2 बारीक बारीक धागे होते हैं ना हर क्रोमोसोम में, आपको पता है कौन से होते हैं? A क्रोमेटिड, B सेंट्रोमेयर, C कैरियोटाइप, D क्रोमोमर्स या E कैनेडोकोर। आपको जवाब मालूम। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 टाइप 1 डायबिटीज़। ऑलराइट, A अल्फा सेल दैट डिस्ट्रॉयड बाय लिम्फोसाइट्स। क्या अल्फा सेल में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं लिम्फोसाइट से? B द बीटा सेल दैट डिस्ट्रॉयड बाय लिम्फोसाइट। याद है डायबिटीज़, इंसुलिन, और इंसुलिन का ताल्लुक कौन से सेल से आपको मालूम है, मैं बताऊंगा नहीं, सवाल सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा आपको। C द लेवल ऑफ इंसुलिन इज क्लोज टू अबव नॉर्मल। टाइप 1 डायबिटीज़ की बात हो रही है, 2 की नहीं हो रही। द एसिड बेस बैलेंस बॉडी इज मेंटेन्ड। ई नन ऑफ द अबव। जवाब आपको मालूम है ना, जवाब दीजिएगा इसका। बहुत अच्छी, ये अच्छा सवाल, ये वाकई एक अच्छा सवाल है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 14 हम छोड़ तो नहीं गए पीछे, नहीं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 15 एडेनिन कंपोज ऑफ 36 ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस इन द डीएनए, 36% सॉरी ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस इन द डीएनए ऑफ सेल फ्रॉम बैक्टीरियल क्लोन। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ गुआनिन इन दिस डीएनए? बहुत आसान सवाल है, अच्छा सवाल है, टेक्निकल सवाल है, थोड़ा सा गौर करेंगे और याद रहे। आपको पता है ना, एडेनिन हमेशा थायमिन से बॉन्ड करता है और साइटोसिन हमेशा गुआनिन से बॉन्ड करती है, याद है ना। इस प्रिंसिपल को ध्यान में रखिएगा, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आसान है बिल्कुल। A 14%, B 18%, C 28%, D 36% या E 64%। ओके, विच वन इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में क्या नहीं होता? A फॉस्फोरिक एसिड, B शुगर डीऑक्सीराइबोस, C नाइट्रोजनस बेसिस, D शुगर राइबोस या E नन ऑफ द अबव। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास आ गया है, पास्ट पेपर है 2014 का, और सवाल हमें ये पूछ रहा है कि द हीमोग्लोबिन ऑफ अ पर्सन विद सिकल सेल एनीमिया डिफर फ्रॉम नॉर्मल मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन बाय 1। याद है हमने पॉइंट म्यूटेशन में इसकी बात की थी, आपको याद है? पॉइंट म्यूटेशन वाला लेक्चर, जो म्यूटेशन वाला लेक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने इसका जिक्र किया है, इसको ज़रूर देखिएगा। तो मोनोसेक्राइड फ्रक्टोज, डायसेक्राइड सुक्रोज, फैटी एसिड ग्लूटामिक एसिड, लिपिड ऑलिक एसिड, अमाइनो एसिड वैलिन। बहुत आसान सवाल है, अगर आपने म्यूटेशन वाला लेक्चर मेरा देखा हुआ है तो आप इसको आराम से कर लो। ओके, ये हमारा लास्ट सवाल आ गया है एंट्री टेस्ट 2015 का। विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन जब खत्म होती है, ट्रांसलेशन जब खत्म होती है, जीन एक्सप्रेशन वाला लेक्चर मेरा देखा था आप लोगों ने? नहीं देखा तो फटाफट देख लीजिए जाके। तो जब ट्रांसलेशन खत्म होती है तो क्या बनता है? A अमाइनो एसिड, B मैसेंजर आरएनए, C पॉलीपेप्टाइड, D ट्रांसफर आरएनए या E ATP। अच्छा, इसमें हो सकता है उसके बाद भी, चूँकि 16, 17, 18 के और 19 के एंट्री टेस्ट हुए हैं, कोई सवाल मेरे से मिस हो रहे हो तो काइंडली अगर कोई सवाल मैंने मिस किया हो तो डू शेयर इट विद मी, तो मैं वो आपके साथ बैठ के उसको सॉल्व करूँगा।
बाकी आप मेरा चैनल देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, बहुत मुझे मज़ा आ रहा है। दिन रात दिल चाहता है कि आप लोगों के लिए लेक्चर बनाऊँ, बट वीडियो बनाना, उसको एडिट करना, उसको अपलोड करना, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो बच्चे बहुत सारे मुझे फरमाइशें कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सर रोज़ाना एक लेक्चर फर्स्ट ईयर का अपलोड किया करें, एक सेकंड ईयर का अपलोड किया करें। तो बेटा इट टेक्स सम टाइम। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं जितना आप लोगों को जो है सर्व कर सकूँ मैं सर्व करूँ। तो होपफुली मैं आप लोगों को अच्छे से सर्व करूँगा और आप देखते रहिए। और अपने दोस्तों को, ख़ास तौर पे जो आपके स्टूडेंट्स हैं जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, उनको ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब करवाइए। और आपके वो बड़े भाई, बड़े बहन, आपके कज़िन्स जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, ख़ास तौर पर अगर वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर MBBS पढ़ते हैं, या वो फर्स्ट ईयर BDS में है, या वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर DPT में है, या वो फर्स्ट ईयर नर्सिंग में है। तो आपको पता है मैं बेसिकली एक एनाटॉमिस्ट हूँ, तो मैं एनाटॉमी के लेक्चर भी अपलोड कर रहा हूँ उस चैनल के ऊपर। वो उनके बहुत काम आ सकते हैं, बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं। तो उनको भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।